हो गया। तो सबसे पहले सब अपना अपना हाथ जोड़ लें, कमर सीधी कर लें, गायत्री मंत्र एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव सर्वं मम देव। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लासेज में, जो कि ग्रुप डिस्कशन का क्लास हम लोग का है, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, बंद था। उसका जो मेन रीज़न था मौसम, जैसे मौसम बारिश की मौसम है अभी, इसीलिए क्यूज बंद था। कारण गांव में लाइट ही नहीं आ रहा था, और लाइट नहीं आ रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। उसके बाद लाइट की भी समस्या थी, यानी रोशनी। तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फिर से आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो हम लोग निश्चित रूप से, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, तो वीडियो भी डेली आएगा। कारण कभी न कभी डिमोटिवेशन भी आ जाता है, फिर खड़ा होना पड़ता है। तो लाइफ में डिमोटिवेट और मोटिवेट, मतलब ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कभी हम मोटिवेट, लेकिन डिमोटिवेशन नहीं आने देना है। किसी भी स्थिति में हम लोग क्या मतलब अंदर से मजबूत रहेंगे तब न कोनो काम होगा। अंदर से ही यदि माइंड जब कमज़ोर हो जाता है, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए हमेशा यदि अंदर से मजबूत रहेंगे तो डेली होगा। हाँ, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो कहते हैं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसलिए हम लोग औकात को क्रॉस करना, अपनी लिमिट को क्या करना है, क्रॉस करना। जब तक हम लोग औकात को पार नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ हो न होने वाला है। तो यानी हर चीज़ में अपने औकात को क्या करना है, क्रॉस करना है। औकात को क्रॉस करने से ही कोनो काम संभव है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रिवीजन क्लास करेंगे। पिछले क्लास जो भी चीज़ हुआ है उसमें कुछ नया भी होगा और कुछ रिवीजन, यानी 90% आज रिवीजन होगा और 10% नया होगा। तो पहले जो नया है उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन क्लास होगी क्या। तो चलिए, सबसे पहले हम ज्योग्राफी को लेते हैं। ज्योग्राफी में सामान्य परिचय है। जैसे सबसे पहले हम कहेंगे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया है, और इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा था। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा था। और ज्योग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द, जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब हो गया वर्णन करना, यानी टू स्टडी, यानी अर्थ का स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफी, इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो, जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफो मीन्स वर्णन करना। और यदि पूछ दिया जाए भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो भू प्लस गोल। भू मतलब भू, भूमि, पृथ्वी या धरा। भू मतलब भू, भूमि, पृथ्वी या धरा, पर्यायवाची शब्द हो गया पृथ्वी का, भू, भूमि, धरा या पृथ्वी। और गोल मतलब गोलाकार, यानी पृथ्वी गोलाकार है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वही क्या है, भूगोल है। और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नो, ज्योग्राफी का इरेटोस्थनीज ने किया था, लेकिन भूगोल का आर्यभट्ट ने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आर्यभट्ट ने। और पूछा जाएगा भूगोल किस भाषा का शब्द है, नो, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन भूगोल संस्कृत भाषा का शब्द है। भूगोल सांस्कृतिक भाषा, भूगोल संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत। यहाँ पर अंतर है। ज्योग्राफी का हिंदी हो गया
भूगोल। तो ज्योग्राफी हो गया ग्रीक भाषा का शब्द, लेकिन भूगोल हो गया संस्कृत भाषा का शब्द। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, लेकिन भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। और शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज। दुनिया को यदि शून्य दिया, जीरो दिया, तो इंडिया ने, हमारा इंडिया ने दिया। इसलिए कहा जाता है, यानी दुनिया को यदि जीरो दिया तो इंडिया ने दिया। इसलिए चांद पर कोई पहुंचा, नहीं तो चांद पर नहीं मतलब पाते हम लोग। चांद पर भी पहुंचना मुश्किल था। जीरो यानी जीरो है तो सब संख्या पॉसिबल है। तो चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद है मॉडर्न ज्योग्राफी के थी कौन है जनक? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यानी आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट। भौतिक भूगोल के जनक हिकेटियस। भौतिक भूगोल के जनक हिकेटियस। भौतिक भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। और हिकेटियस का पुस्तक था पीरियड्स। हिकेटियस का पुस्तक जो था उसका नाम था पीरियड्स। इसी पुस्तक में हिकेटियस ने कहा है कि पृथ्वी के बारे में एकदम क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्रस्तुत किया है। किसने? हिकेटियस महोदय ने। उनका जो बुक है पीरियड्स, इसमें पृथ्वी के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन दिया है। इसीलिए कहीं कहीं पर हिकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहीं कहीं हिकेटियस को भी देखने को मिलता है। लेकिन यदि पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी तो इरेटोस्थनीज होगा। अब फादर ऑफ हिस्ट्री कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लिनियस। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए, फादर से रिलेटेड था इसलिए हम लोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे में जो है अगला सवाल है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है? 71%। 71% जल है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और हर चीज़ दुनिया में 100% अपने आप में 100% होता है। 71% जल हो गया तो 29% स्थल हो गया। 29% स्थल और 71% जल है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और महाद्वीप की संख्या या महादेश की संख्या या कॉन्टिनेंट की संख्या पूछ दिया जाए तो कितना होगा? 7 गो होगा। महादेश की संख्या 7 गो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, उसके बाद एशिया के बाद क्या हो जाएगा? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया महाद्वीप, जिसे हम महादेश कहते हैं। सबसे बड़ा महादेश एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया हो गया सबसे छोटा। सबसे बड़ा महादेश हम सभी जानते हैं एशिया होगा। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया होगा। महादेश की कुल संख्या 7 है, जिसमें एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, उसके बाद यूरोप हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो चलिए आइए, अगला सवाल है हम लोग का, अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है। कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पर मानव अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है। लेकिन शेष जो 6 महादेश है या महाद्वीप है, महाद्वीप को या महादेश को हम लोग इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ऐसा एक ठो महादेश है जिसका नाम है अंटार्कटिका, वहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। वहाँ पे होता क्या है? अनुसंधान केंद्र है, यानी रिसर्च सेंटर है। विश्व के तमाम देशों का, विश्व के कई देशों का या सभी देशों का क्या है, वहाँ पर विश्व के सभी देशों का अनुसंधान संस्थान है, जिसमें भारत का भी अनुसंधान संस्थान है, जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं दक्षिण गंगोत्री है। और मैत्री भारती है। मैत्री और भारती। और उसके बाद दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती क्या है? भारतीय अनुसंधान संस्थान है। भारतीय अनुसंधान संस्थान का नाम पूछ दिया जाए तो क्या होगा? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री भारत का क्या है? अनुसंधान संस्थान है। मैत्री और गंगोत्री भी क्या है? भारत का अनुसंधान संस्थान है, जो कि अंटार्कटिका महादेश में बनाया गया है। ये सब क्या है? रिसर्च
अनुसंधान है, यानी अनुसंधान संस्थान है जहाँ पर कि रिसर्च किया जाता है वैज्ञानिक के, साइंटिस्ट के द्वारा। अब है अगला सवाल हम लोग लेंगे, भारत को आर्यों ने क्या कहा? आर्यावर्त। भारत को आर्यों ने आर्यावर्त का, भारत को, हम लोग का आज रिवीजन क्लास है, साथ साथ भी न्यू टॉपिक है। भारत को आर्यों ने क्या कहा? आर्यावर्त कहा। भारत का और सब मतलब कौन कौन सा नाम है, कौन बताएगा? वो हाथ खड़ा करो। चलो सुजीत कुमार का जवाब सुनिए आप लोग। भारत का अन्य नाम में क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, भारत का अदर नेम बोलो। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। बिल्कुल राइट। भारत का जो अन्य नाम हो जाएगा जम्बूद्वीप हो जाएगा, भारतवर्ष होगा, भारत हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा, आर्यावर्त हो जाएगा। और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे तियानझू, तियानझू भी भारत का नाम है। तियानझू शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तियानझू भी भारत का ही नाम है। उसके बाद भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और क्या सब हो जाएगा? हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन संविधान के अनुसूची में कौन कौन, मतलब संविधान के जो अनुसूची 1 में, संविधान का अनुसूची 1 में भारत का क्या नाम दिया है? बोलो, कौन बोलेगा? अरे लड़का 5 गो के 2 गो नाम दिया है। कौन कौन नाम दिया है, कौन बोलेगा? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। संविधान का अनुसूची 1 में जो दिया गया है वो 2 गो नाम दिया गया है, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। तो चलिए अगला सवाल हम लोग का लेते हैं। भारत को आर्यों ने आर्यावर्त कहा, भारत को ईरानियों ने क्या कहा? भारत के ईरानियों ने हिंदुस्तान, ईरानियों ने हिंदुस्तान का, भारत को ईरानियों ने हिंदुस्तान का। अच्छा, ग्लोब का अथी निर्माण किसने किया? ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम जी। अथी ग्लोब का जो निर्माण, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब का जो बोलेगा निर्माण किसने किया? मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया। और यदि ग्लोब पर पूछा जाए कि अक्षांश की संख्या कुल कितनी है तो कौन जवाब देगा इसका? हाथ खड़ा। 179। अक्षांश की संख्या 179 रॉन्ग। अक्षांश की संख्या 181। अक्षांश की संख्या 181 और अक्षांश रेखा की संख्या 179। अक्षांश रेखा की संख्या 179। तो कैसे? पृथ्वी के बीचों बीच इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं, यानी काल्पनिक रेखा खींचा गया है। पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींचा गया है, क्षैतिज रेखा जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी साइड टोटल अक्षांश की संख्या यदि पूछ दिया जाए तो 90 होगा। और 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे यदि पूछा जाए तो कुल अक्षांश की संख्या 90 है। 0 डिग्री से ऊपर कितना रेखा? 90 गो। 0 डिग्री से ऊपर 90 गो अक्षांश रेखा और 0 डिग्री से नीचे क्या गो अक्षांश रेखा? 90 गो। 0 डिग्री को भी जोड़ लेंगे तो 90 180। भूमध्य रेखा को जोड़ेंगे 181 हुआ। 180 में 1 जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा। 181 क्या हो जाएगा? बोलो। अक्षांश। 181 अक्षांश हो गया, क्योंकि उत्तरी पोल यानी 90 डिग्री एन यानी नॉर्थ और दक्षिणी पोल 90 डिग्री एस यानी साउथ, जिसका खोज उत्तरी ध्रुव का खोज यानी 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री एन का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का खोज किया था। और 90 डिग्री दक्षिणी का खोज किसने किया था? डॉक्टर एमंडसेन ने किया था। डॉक्टर एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव का खोज किया, यानी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? डॉक्टर एमंडसेन ने। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का खोज किया रॉबर्ट पियरी ने। कुल अक्षांश की संख्या 181, कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यानी लेटीट्यूड। जो लेटी हुई हो, हॉरिजॉन्टल हो या क्षैतिज हो उसे हम लेटीट्यूड कहेंगे यानी अक्षांश रेखा कहेंगे। जो खड़ी हो उसे हम देशांतर कहेंगे यानी लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहेंगे? यह वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर लाइन है। वर्टिकल ये हुआ हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो देशांतर रेखा की संख्या जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड की संख्या कुल कितनी है करण? 360। लॉन्गिट्यूड की संख्या 360 है। ठीक है, कट गया क्या?
तो लॉन्गिट्यूड की संख्या 360 है। ग्लोब का जो नमूना यानी पृथ्वी का नमूना है ग्लोब, जिसे किसने तैयार किया था, निर्माण किया था? मार्टिन बेहम ने तैयार किया था। अब है भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब अगला सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल राइट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अब पूछा जाएगा इसमें अंतर कितना है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अंतर कितना का है? 29 डिग्री 2 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को यदि घटाएंगे तो अंतर इसका निकल के आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री 2 मिनट। भारत का क्षेत्रफल कितना है तुम बोलेगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर से बोलो बढ़िया। 32,87,263 वर्ग। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूसरा स्थान है। उसके बाद चाइना का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान विश्व में 7वां है। पहला नंबर पर है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर पर रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा चीन हो गया। उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। उसके बाद देखो भारत क्या नंबर पर है? भारत 7वें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। क्या कर रहा है? हाँ, तो भारत का जो है मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। तो पहला है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। भारत 7 नंबर पर, 1 नंबर पर रूस। जनसंख्या की दृष्टि से चीन 1 नंबर पर, 2 नंबर पर भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर रूस, 7वें नंबर पर इंडिया, हमारा इंडिया। अब देखा जाए तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर के पूर्व स्थित है। देशांतर के पूर्व में भारत है और अक्षांश के उत्तर में यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया अवस्थित है। इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ दिया जाए, हम लोग का आज क्या है, रिवीजन क्लास है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ दिया जाए तो कितना होगा गोलू कुमार? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। उसके बाद हो गया विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य क्या है? 17 गो। विदेशी सीमा जो टच करता है उसका जो भारतीय राज्य यानी हम लोग का जो भारतीय राज्य है, विदेशी सीमा यानी विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य 17 गो है। 17 गो राज्य विदेशी सीमा से टच कर रहा है। किसका? इंडिया का। यानी इंडिया का 17 गो राज्य विदेशी सीमा से टच कर रहा है। भारत के स्थूल रुद्ध राज्य क्या गो है? भारत का स्थल रुद्ध राज्य 5 गो। भारत का स्थल रुद्ध राज्य 5 गो है। उसके बाद विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य 17 गो। विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य 17 गो। भारतीय सीमा संबंध देश 9 गो। भारतीय सीमाओं से संबंध यानी भारतीय सीमा से सटा हुआ क्या गो देश है? भारतीय सीमा से संबंध देश 9 गो है। भारत की स्थलीय सीमा से संबंध देश 7 गो। स्थलीय देखिए यहाँ अंतर है। यदि पूछ दिया जाए विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य 17 गो। विदेशी सीमाओं से संबंधित भारतीय राज्य यानी स्टेट 17 गो। उसके बाद भारत के स्थूल राज्य स्थल रुद्ध राज्य 5 गो। भारतीय सीमा से संबंध देश 9 गो। भारतीय सीमा से संबंधित देश जो है 9 गो है। और उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित देश है 7 गो। भारत की जलीय सीमा से संबंधित देश 2 गो है। भारत की जलीय सीमा से संबंधित देश 2 गो है। उसके बाद अच्छा भारत का पड़ोसी देश क्या हो जाएगा? 7 गो। कौन कौन हो जाएगा? उधर दे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान,
हाँ ठीक है, बोलो। म्यांमार, हाँ। भूटान, नेपाल। बिल्कुल राइट। यानी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की राजधानी बीजिंग, म्यांमार की राजधानी नई पेताब, उसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो ये सब मतलब ध्यान रखना है। अब पूछा जाएगा भारत का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है करण कुमार? पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, यानी 29-33, ऐसे याद रखना है। 29-33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। अब पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु कहाँ है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। ऊपर में कॉल किया, इंदिरा ने कॉल किया। कहाँ से कॉल किया? उत्तर से कॉल किया, यानी उत्तरी बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन, कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन या कन्याकुमारी। अब बोला जाएगा भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु, भारत से सुदूर यानी मुख्य भूमि से हट के। सुदूर मतलब हो क्या? मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, यानी सुदूर दक्षिणी बिंदु का मतलब हुआ मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है लेकिन दक्षिण में है। उसका नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा केप केमोरिन, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। देखिए, पूर्वी हो गया किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी हो गया गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। उत्तरी हो गया इंदिरा कॉल। मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा हो गया केप केमोरिन। सुदूर दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। 17 मई 1498 ईस्वी को कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ पर उसका स्वागत किसने किया था? जेमोरिन ने स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जेमोरिन ने किया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर किसने किया था स्वागत? जेमोरिन ने। किसका किया था स्वागत? वास्को डी गामा का किया था। कब आया था भारत? 17 मई 1498 ईस्वी को। यदि यहाँ से पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। 1492 में। अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। ठीक है। अब पूछा जाएगा नेपाल की सीमा कितना है? भारत नेपाल की सीमा 1752 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा 1752 किलोमीटर। और भारत और नेपाल की सीमा 1752 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा 1752 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर, यानी 3917 किलोमीटर हो गया। भारत और चीन की सीमा 3917 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो भारत का सीमा शेयर होता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, जो कि सब देश के तुलना में ज़्यादा शेयर होता है। किसके साथ? गोलू कुमार को आज मन नहीं लग रहा। सीधा तन के बैठो, तुम रीड का हाजिर सीधा करो, तब मजा आएगा तुमको। देखो होता क्या है, इंसान की प्रवृत्ति क्या है? यदि करण का भी आदत है ऐसे कर लेगा, ऐसे करेगा ना, जब ये ऐसे हुआ तो ये गया। कहाँ गया? ये सुस्ता जाएगा। जब शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? उसका फ्लो अच्छा होता है शरीर में। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो माइंड में ब्लड बढ़िया से आएगा। तो माइंड में ब्लड बढ़िया से आएगा तो कंसंट्रेशन पावर बना रहेगा, फोकस बना रहेगा। जब ये ऐसे हुए, ब्लड का फ्लो बिगड़ा, ब्लड का फ्लो बिगड़ा, दिमाग का फ्लो फोकस बिगड़ा, तो क्या होगा? सुस्ता जाएंगे। जहाँ मन लगने का रहेगा वहाँ मन नहीं लगेगा। अभी तुम देखो हंस रहा है, अभी लग रहा था कोई लग रहा था मुक्का मारा है। तो क्या करना है? तन के बैठना है। युवा का मतलब क्या हुआ? कहा जाता है भारत युवाओं का देश है। भारत जब युवाओं का देश है तो भारत का युवा जब सुखायल रहेगा
तो हम लोग को क्या सुख सुखाना है, एकदम तन के रहना है, जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, पूरा एक्साइटेड होके जो काम करेंगे 100% करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे, मन होगा तो सूतेंगे, नहीं मन होगा, सूतने का तो मन सबको होता है कि सोने का मन तो सब, सोने का मन सबको करेगा, लेकिन पढ़ने का मन या काम करने का मन यदि किसी का हो गया तो समझो वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस दिन हम आगे नहीं बढ़ते हैं उस दिन हम नीचे जा रहे हैं, जिस दिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उस दिन आप नीचे जा रहे हैं। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय ही धन है, समय ही धन है। हम लोग का जो जीवन है एकदम रफ्तार गति से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हम लोग कहते हैं हमरा लोगों तो समय बहुत तेज है, अखन ते कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसका आजकल विपरीत हो गया। क्या क्या विपरीत हुआ? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, आज जल्दी जल्दी क्या है जीना है 100 वर्ष। तो इस 100 वर्ष वाला बात या 5 वर्षीय बात, 10 वर्षीय बात दिमाग से निकाल देना है। कारण ज़िंदगी सीमित है और इसी ज़िंदगी में हम लोग को कुछ अलग करके जाना है, सक्सेस हासिल करना है, किसी भी प्रकार से सकारात्मक तरीके से सक्सेस हासिल करना है। बहुत बात कहने के लिए है, बात का अंत नहीं है। तो चलिए एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके तन के बैठना है, इन्हीं की अब पूरे तन ही जाए। तो अगला सवाल है हम लोग का, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? 3917 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा की लंबाई 3917। इसका कर लेते हैं बाउंड्री, उसके बाद हिस्ट्री में कर लेंगे कुछ, उसके बाद आज के न्यूज़ को। भारत और बांग्लादेश का जो थी बॉर्डर शेयर होता है 4094 किलोमीटर। भारत और नेपाल के साथ हो जाता है शेयर कितना हो जाता है 1752 किलोमीटर। चीन के साथ हो जाता है 3917 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना हो जाता है 80 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना होता है 1458 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर। भूटान के साथ 587 किलोमीटर। भूटान के साथ 587 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा यदि शेयर होता है किसके साथ शेयर होता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर शेयर होता है। सबसे छोटा किसके साथ होता है 80 किलोमीटर? अफगानिस्तान के साथ होता है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। मतलब ज्योग्राफी को हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। अब करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री में कर लेते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके चलेगा। हिस्ट्री में इसको तुम अथी निकालो जो हम निकाले। हिस्ट्री में तुम्हारा नोटबुक है, नोटबुक तेजी से। तो हिस्ट्री का भी हम लोग का रिवीजन है। तो हिस्ट्री में हम लोग बोलेंगे, भारत देश का तो नाम ज्योग्राफी में हो ही गया है, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो वेद कुल कितने हैं? 4 हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4 गो। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद सबसे नया वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। 1028 सूक्त है। मंडल की संख्या 10 है। मंडल की संख्या 10। सूक्त की संख्या 1028। 1028 यानी 1028 सूक्त हो गया, मंडल हो गया 10। और सबसे पुराना पुराण ऋग्वेद, सबसे नया पुराण यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे नया। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? पुराण हम थोड़े पूछे हैं, वेद पूछे हैं। सबसे पुराना पुराण यदि पूछा जाए, सबसे पुराना पुराण तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और पुराण की संख्या पूछा जाए तो 18 हो जाएगा। और सबसे नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। भूत पिशाच जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। भूत पिशाच जादू टोना साप वशीकरण इस सब का वर्णन अथर्ववेद में है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में। यजुर्वेद गाने वाली वेद या संगीत का वेद किस वेद को कहा? सामवेद को। संगीत का जनक किस वेद को? सामवेद को कहा गया है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद शिल्पवेद, सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद। ये सब हो गया उपवेद। और वेदांग की संख्या क्या है? 6 गो। 6 गो। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सब क्या है?
वेदांग है, वेदांग की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। वेद का जो रचना किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किया था। और आज देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है। हम लोग धन्य हैं जो हम लोग को गुरु के रूप में, मतलब ऐसे गुरु मिले हैं जिनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे उनका आशीर्वाद रहा तो आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा होता, मतलब रहेगा। तो और गुरु का अर्थ ही होता है गुमिस अंधकार, रुमिस प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। और आज गुरु पूर्णिमा है, और इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी दोस्त मिलकर अपने अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हुए इसको, मतलब क्यूज को हम थोड़ा 5 मिनट और जारी रखेंगे। और गुरु पूर्णिमा है इसलिए हम लोग अपने अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। चाहे बचपन के गुरु से लेकर के आज तक का जो गुरु है, सब गुरु महान होते हैं, अपने आप में सभी गुरु महान हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है, जैसे वेद के रचयिता वेद व्यास हैं, उसी वेद व्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस गुरु पूर्णिमा को प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। तो इसी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, मतलब वेद व्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि कई वेदों के ज्ञाता थे। तो अब है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः हम लोग शुरुआत करते हैं, गायत्री मंत्र से ही शुरुआत करते हैं। और गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और देवता सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। और यह ऋग्वेद के किस मंडल में है? 8वें मंडल में। 8वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त, यानी पुरुष सूक्त 10वें मंडल। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना? इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो चलिए, हिस्ट्री को यहीं पर हम करते, रिवीजन है, रिवीजन में हम लोग यहीं तक करते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी भी होगा। तो हम लोग ज्योग्राफी किए, कंटिन्यू हम लोग का ये ग्रुप डिस्कशन चलते रहेगा। आप सब अपना अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब भी हम लोग को आशीर्वाद दें, और आपके ही आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज की क्यूज को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आज जो था रिवीजन क्लास था हम लोग का। पिछले दिनों में हमने जो भी किया उनका रिवीजन था। अगले दिनों से ये कंटिन्यू चलेगा, चाहे लाइन हो या नहीं हो। हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि हम लोग का क्यूज हो, कंटिन्यू हो, लाइन रहे या नहीं रहे, क्यूज को हम लोग जारी करेंगे। कारण आज हम लोग क्यूज किए तो बहुत एक्साइटेड है, यानी खुशी से हम लोग, मतलब बहुत प्रफुल्लित, खुशी हम लोग को बहुत है अंदर से। गोलू कुमार थोड़ा मायूस है, कारण मायूस ने ज़िंदगी में, देखो परिस्थिति बार बार आती है, ज़िंदगी में समस्याओं का आना आम बात है, ज़िंदगी में समस्याओं का आना आम बात है, लेकिन उनसे हंसकर बाहर निकलना ये खास बात है। ज़िंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।